हेलो साथियों, जय भीम एग्जाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं जयप्रकाश। साथियों, एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास साथियों चल रही है और इसमें 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और ये 7वां अध्याय है। इसमें जानेंगे हम साथियों, अशोक एक अनोखा सम्राट था जिसने युद्ध का क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था। किसका त्याग कर दिया था? युद्ध का त्याग कर दिया था। क्यों कर दिया था, क्या कारण था? दोस्तों, चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने क्या किया था? राज्याभिषेक के 6 वर्ष 7 वर्ष बाद क्या किया था? कलिंग पर क्या किया था? आक्रमण किया था। आंतरिक अशांति से निपटने के लिए क्या किया था? उन्होंने आक्रमण किया था। किस पर? कलिंग पर आक्रमण किया था। जिसमें क्या हुआ था साथियों? कलिंग युद्ध में लगभग 1.5 लाख लोग क्या बना लिए गए? 1,70,000 लोग क्या बना दिए गए? बंदी बना लिए गए, निर्वस्त्र कर दिए गए थे। और 1 लाख लोग को भी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। 1.5 लाख लोग क्या हुए थे? इसमें घायल हो गए थे। सम्राट अशोक के इस भरे नरसंहार से क्या हुआ था? अपनी आंखों से देखा था और क्या हुआ था? ऊब गया था ये देखकर कि क्या हुआ। इतना भयानक दृश्य था उस समय का। अरे 10 लोगों की हत्या ही हो जाए तब भी गांव में खलबली मच जाती है। वहाँ तो ऐसा था कि 1.5 लाख लोगों को क्या कर दिया, उनके कपड़े उतार दिए गए, शायद निर्वस्त्र होता है। और मतलब 1,70,000 लोग क्या बना लिए गए? बंदी बना लिए गए। कितनी जनसंख्या होगी सोचो। उस समय ये था। तो ये देखकर क्या हुआ था, जो सम्राट अशोक थे वो क्या हुए? भ्रमित हो गए। और भ्रमित हो गए या उन्होंने क्या कर दिया, उसी युद्ध से क्या लेने की, संन्यास लेने की क्या कर दी, मतलब संन्यास लेने की घोषणा कर दी। फिर युद्ध का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। और उसके बाद क्या किया था? उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। सम्राट अशोक एक ऐसा राजा था जिसका साम्राज्य असम से लेकर कहाँ तक था? ईरान तक था। कहाँ तक था? सम्राट अशोक का चंद्रगुप्त मौर्य के बाद से जो उनका जो उनका शासन था वो कहाँ से कहाँ तक था? असम से लेकर ईरान तक था। बहुत मतलब ईरान था, नेपाल था, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सीरिया, मिस्र, यूनान, इतने देशों तक उनकी सीमा थी। या उनका धर्म का क्या था? जो गौतम बुद्ध के धर्म का क्या गया था, उन्होंने प्रचार किया था। और अशोक का क्या था? सबसे बड़ा साम्राज्य था। जो आप इस समय नेपाल देखते हैं, हम लोग श्रीलंका देखते हैं, अफगानिस्तान है, सीरिया है, मिस्र है, ये किसमें था? ये अशोक का साम्राज्य था ये। और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने अपने पुत्र को क्या भेजा? पुत्र पुत्री को श्रीलंका भेजा। और उन्हें क्या प्राप्त हुई? उसमें ख्याति प्राप्त हुई। और उनके पुत्र का क्या नाम था? महेंद्र पुत्र था। उनके पुत्र का क्या नाम था? महेंद्र था। और जो श्रीलंका में क्या है, राजा तिष्ठ का को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। और तिष्ठ ने बौद्ध धर्म को अपनाकर राजधर्म बना लिया। क्या कर दिया? राजधर्म घोषित कर दिया। और अशोक से प्रेरित होकर, किससे किससे प्रेरित होकर? कौन? जो श्रीलंका का जो तिस राजा था, बौद्ध से प्रेरित होकर उसने स्वयं को क्या नाम दे दिया था? देव नाम, प्रिय नाम दिया था। कौन सी? देव नाम उपाधि दी थी। जो हम लोग देखते हैं कि ये शेर का जो मुखौटा होता है, आपने रुपए पे देखा होगा कि शेर का मुंह होता है। ये क्या था? ये किसकी निशानी है? ये सम्राट अशोक की निशानी ही है। सम्राट किसे कहा जाता है? राजाओं का राजा, जिसे क्या कहा जाता है? सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजाओं का राजा क्या कहा जाता है? सम्राट कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं, जो इस असम से लेकर ईरान तक जो साम्राज्य फैला था, वो मात्र 8 साल में विस्तृत कर लिया था। 8 साल में फैला दिया था। इतना साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य था। किसका? सम्राट अशोक का। और ये किस में बताया गया है? तो ये 13वें शिलालेख में बताया गया है। कौन से शिलालेख में? ये 13वें शिलालेख में बताया गया है। तो आइए जानेंगे हम किसके बारे में। ये तो था मैंने बौद्ध धर्म के बारे में, क्यों उन्होंने त्याग किया था, क्या कारण था, तो मैंने ये बता दिया था। और उनका राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, ये भी मैंने बता दिया। अब जानेंगे हम एक बड़ा राज्य, एक बहुत बड़ा राज्य और एक साम्राज्य।
हम जिन शेरों के चित्र रुपए पर देखते हैं, हमने जो नोट होता है, कभी जो लोहे का सिक्का होता है 1 रुपए का, 2 रुपए का, कभी कभी 5 रुपए का, और आपने देखा होगा 10 के नोट पर, प्रत्येक नोट पर क्या होता है, जो सिक्का होता है, जो शेर का चिन्ह होता है, वो क्या है, सम्राट अशोक की क्या है, ये निशानी है। और मैं आपको बता दूं ये विशाल स्तंभ कहाँ पर है, ये सारनाथ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये बनारस के सारनाथ में स्थित है। हम जिन शेरों जिन हम जिन शेरों के चित्र रुपए और पैसे पर देखते हैं, उनका लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया है। किसको, पत्थरों को काट कर बनाया गया है। फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। इस विषय में तुमने अध्याय, हमने जो अभी छठा अध्याय था उसमें अध्याय में जाना था कि बनारस में, जो बनारस से थोड़ा हटके वाराणसी से क्या है, सारनाथ, क्या है, सारनाथ है। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभ तथा पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए। इसके पहले कि हम ये जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, ये समझने की कोशिश करें कि उन राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। उन राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था, तो जानेंगे क्यों कहा जाता था। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगर किसी ने शासन को अच्छे से चलाया तो वो कौन थे, सम्राट अशोक। और जिसने क्या किया था, शासन का विस्तार किया था, अपनी सीमा राज्य का क्या किया था, विस्तार किया था, एक धागे में पिरोया था, वो कौन थे, सम्राट अशोक थे। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब से मिलते हैं। कारण क्या था, तो मैं आपको बता दूं कि चाणक्य उन चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता क्यों की थी। जो घनानंद था, जो इनके चाणक्य के पिता थे, उनको क्या किया था, दरबार में क्या किया गया था, उनको प्रताड़ित किया गया था, उन्हें मार दिया गया था। तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक घनानंद के वंश को मैं बर्बाद ना कर दूं या इसका विखंडन ना कर दूं, तब तक मैं अपनी चोटी नहीं कटाऊंगा या इस राज्य को मुड़कर नहीं देखूंगा, या इस राज्य में मुड़कर नहीं देखूंगा। बहुत सारी बातें इसमें बताई गई हैं। कोई कहता है कि उनको प्रताड़ित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य को, कोई कहता है इनका विरोध किया गया था, कोई कहता है इनका अपमान किया गया था। ऐसा बहुत सारे कारण है कि इसके कारण उन्होंने किया गया था कि घनानंद की क्या की बर्बादी का क्या रचा था, षड्यंत्र रचा था, ऐसी मान लो। और वो षड्यंत्र का मेन मूल क्या था, उनका उद्देश्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से बर्बाद करना था। और चंद्रगुप्त मौर्य कैसे मिले थे, तो जंगलों में घूम रहे थे, वहाँ जो गुरु थे वो शिक्षा दे रहे थे। तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक बच्चा जो पढ़ रहा था, अचानक वहाँ शेर आ जाता है, ऐसा माना जाता है, कल्पना कर सकते हैं हम किसी चीज़ की, माना जाता है कि शेर आ गया था। तो जो जितने छात्र थे वो भाग गए थे, मगर जो चंद्रगुप्त मौर्य नाम का जो लड़का था वो नहीं भागा था, वो क्या था, शेर से लड़ा था। किससे, शेर से लड़ा था। वो यही बहादुरी देखकर चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चाणक्य को ये बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, प्रभावित हुआ था, या उनको बहुत ज़्यादा बच्चा क्या था, भाग गया था। उन्होंने सोचा था यही एक बच्चा है जो घनानंद के वंश को क्या कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, तिरस्कृत कर सकता है। तो ये थी चाणक्य की कहानी, क्यों कारण था, क्या क्या था। अब वंश के बारे में जानेंगे। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए थे। कौन थे, चंद्रगुप्त तो उसका बेटा बिंदुसार का पुत्र क्या था, अशोक।
क्या कहा जाता है? वंश किसे कहा जाता है? एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक क्या बनते हैं? राजा बनते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? वंश कहा जाता है। जो उसके खून से संबंधित होता है, मतलब मेरा पुत्र है तो मेरा पुत्र ही राजा बनेगा, उसका पुत्र है फिर उसका पुत्र ही राजा बनेगा, तो उसे क्या कहा जाता है? वंश कहा जाता है। साम्राज्य में बहुत से नगर थे दिखाए गए, जिन इनमें कई राजधानी जैसे पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम में, कहाँ पर है तक्षशिला? उत्तर और पश्चिम में, मतलब उत्तराखंड। तक्षशिला उत्तर पश्चिम में मध्य एशिया के आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत में दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते से में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी तथा शिल्पकार रहा करते थे। मतलब उज्जैन क्या है? अरे आपने देखा होगा 150 किलोमीटर है, बरेली से लगभग 150 किलोमीटर क्या है उज्जैन है। ओ सॉरी, उज्जैन नहीं है, उज्जैन तो वो है मतलब यहाँ से 300 किलोमीटर है उज्जैन। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न थे। जैसे भिन्न भिन्न लोग थे, जैसे हम उत्तर प्रदेश या दिल्ली मान लो, यहाँ पर क्या है, लोग पैंट पहनते हैं। आप तमिल में चले जाओ, वहाँ धवला पहनते हैं। तो क्या क्या, जैसे कुछ राज्य थे जो भाषा के आधार पर अलग हुए थे। जैसे पहला राज्य था जो भाषा 1951 में भाषा के आधार पर हुआ था। कौन? आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर अलग हुआ था। तो क्या प्रत्येक राज्य की कोई ना कोई क्या थी, अलग संस्कृति थी, या क्या कहते लोग क्या थे, भिन्न भिन्न इलाकों में रहते थे, या उन भिन्न भिन्न क्या थे, कुछ ना कुछ उनकी परंपराएं अलग थी। आइए चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का जो विस्तार था देख सकते हैं। लपिक, कंधार, मनसेरा, शहबाजगढ़, तक्षशिला, कलसी, टोपरा, बहापुर, मेरठ, दिल्ली, ये प्रेजेंट टाइम का है। देख सकते हैं आप, ये चित्र है, ये मैप है, इसमें देख सकते हैं आप मौर्य साम्राज्य का विस्तार। भाषाएं बोलते थे वे लोग, शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे, यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की क्या पहनते थे, पोशाक पहनते थे। तो मैंने आपको बताया था ना, जैसे उत्तर प्रदेश और आपका मान लो तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश या क्या है, यहाँ पर लुंगी ज़्यादा पहनते हैं, हमारे इधर उत्तर प्रदेश में पैंट ज़्यादा पहनते हैं। तो क्या है, कुछ ना कुछ मैच करता है। जैसे वहाँ पर क्या खाने में भी कुछ होता है, खाने में भी अलग अलग पकवान होते हैं ना। घर के उत्तर प्रदेश में अलग है, वहाँ अलग है, साउथ में, उत्तर में अलग है। तो ऐसे ही क्या था कि वहाँ भी क्या था, वहाँ भी कुछ ना कुछ अलग था, अलग अलग पोशाक पहनते थे, अलग खाना खाते थे, अलग पकवान बोलते हैं उसको ही, यही है। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न था? चूंकि साम्राज्य राज्यों से क्या होते थे, बड़े होते थे, उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती थी, इसीलिए सम्राटों को राजा की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की क्या पड़ती थी, जरूरत पड़ती थी। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की क्या करनी पड़ती थी, नियुक्ति करनी पड़ती थी। साम्राज्य का प्रशासन, चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसीलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। अरे वो पाटलिपुत्र से ही था, मतलब पाटलिपुत्र में ही तो राजा था, जो अशोक सम्राट था वो पाटलिपुत्र का ही तो था। तो वहाँ पर उसके कई इलाकों में तो उसका ही नियंत्रण होगा, किसी दूसरे राजा का थोड़ा ही नियंत्रण होगा यार। मान लो मैं घर पर हूँ, तो मेरा नियंत्रण दिल्ली में तो होगा, किसी माध्यम के द्वारा तो होगा, कोई मेरा साथी होगा, वही तो मुझे खबर देगा दिल्ली से। मगर जब मैं घर पे रह रहा हूँ तो मेरा मतलब मैं ही घर का मेन सदस्य हूँ, तो मेरा जो अधिकार होगा वो पूरे घर पर ही तो होगा, किसी दूसरे घर पर थोड़ी होगा। तो यही था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों में सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब समझ गए आप, मैंने आपको बताया था व्याख्या करके। ये हुआ कि
कई इलाकों के गांवों शहरों के किसान पशुपालक शिल्पकार व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। कौन करता था? सम्राट किसको नियुक्त करता था? राजा को। एक प्रत्येक राज्य में क्या होता था? राजा होता था। और राजा किसको नियुक्त करता था? अधिकारियों को नियुक्त करता था, उस सुविधाएं जुटाने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए, सेना भर्ती करने के लिए। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करता था अधिकारी उनको क्या देते थे? सजा देते थे। इनमें से कई अधिकारियों का वेतन भी दिया, कई अधिकारियों को क्या दिया जाता था? वेतन दिया जाता था, मतलब पैसा दिया जाता था महीनेदारी पर। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। संदेश वाहक का मतलब जानते हो कौन होते थे? जो सीबीआई होती है वो देखते हैं आप कि क्या, जो सीबीआई होती है वो कैसे आप देख जो सॉरी सीबीआई नहीं, हाँ सीबीआई मालूम, मतलब जो गुप्त सूचना होती है वो कैसे राजा को प्रदान की जाए, कैसे जो गुप्त क्या हमारे साम्राज्य में क्या चल रहा है इसकी जानकारी गुप्त इकट्ठा करना, मतलब किसी को पता ना पड़े कि ये राजा के क्या है, जासूस। अब तो समझ गए आप क्या होते हैं? जासूस होते हैं। क्या होता है ना, घर का वेदी लंका ढाता है, ये कहानी सुनी है ना, कि घर का ही व्यक्ति होता है क्या देता है? दूसरे को शुभ देता है। तो क्या करता है फिर वो? क्या करता है आपके घर में? क्या करा देता है? विखंडन करा देता है घर का। क्या करा देता है? तिरस्कृत करा देता है। तो आप समझ गए कि हमारे साम्राज्य में क्या चल रहा है इसकी जानकारी राजा इकट्ठा करने के लिए क्या नियुक्त करता है? जासूस नियुक्त करता है कि राज्य में घोटाला तो नहीं चल रहा है, शासन व्यवस्था कैसी चल रही है, या जनता परेशान तो नहीं है। ये जानकारी जुटाने के लिए राजा क्या नियुक्त करता है? जासूस नियुक्त करता है। अब तो आप समझ गए संदेश वाहक का यही अर्थ है। संदेश वाहक एक जगह दूसरी जगह घूमते थे, मैंने आपको बता दिया। राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर क्या रखते थे? नज़र रखते थे। इन सब के ऊपर क्या था? सम्राट था। जैसे अगर मेरा भाई है, मान लो अगर मैं कुछ गलत कार्य करता हूँ तो मेरे घर में के कुछ सदस्य हैं वो क्या कर देंगे? मुझे, मेरे भाई को जानकारी दे देंगे। मान लो सम्राट है, मैं राजा हूँ और मेरे नीचे वर्कर काम कर रहे हैं या कोई है जो मैं किसी को काम पर ले जा रहा हूँ, तो अगर मैं कुछ कार्य गलत कर रहा हूँ, मैं काम नहीं करा रहा हूँ, लेबर से भी मज़े ले रहा हूँ और मैं भी, और कार्य कह रहा हूँ मैं, हाँ अपने भाई से कह रहा हूँ कार्य ठीक चल रहा है, तो क्या होता है? कार्य ठीक नहीं चल रहा है। और जब कार्य ठीक नहीं चल रहा है तो या शासन व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है तो राजा सम्राट को क्या आएगा? गुस्सा आएगा ना, या उसको हटा देगा, यही होगा ना। तो ऐसे ही मान लो मेरा भाई है तो मुझे डांटेगा, फटकारेगा, कभी कभी क्या करेगा? अरे तुझ पे काम नहीं होगा, किसी दूसरे को नियुक्त कर, यही तो होता है। तो ऐसा ही था कि जो सम्राट था, अगर राजा गड़बड़ करता था, जो उसके संदेश वाहक जासूस थे वो एक जगह से दूसरे नगर घूमते थे, उनको गुप्त सूचना किसको देते थे? वो सम्राट को देते थे। और उसको गड़बड़ मालूम पड़ती थी तुरंत राजा को क्या दंड दिया जाता था, या अधिकारियों को दंड दिया जाता था। अगर अधिकारी गड़बड़ करते थे तो राजा के द्वारा दंड दिया जाता था। अगर राजा गड़बड़ करता था तो उसकी क्लास किसके कक्ष में ली जाती थी? सम्राट के कक्ष में ली जाती थी। और सम्राट क्या था उस समय? सबसे सर्वोच्च था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्या थे? छोटे क्षेत्र थे या प्रांत थे। क्या होते थे? क्या छोटे छोटे क्या होते? कई छोटे प्रांत, या क्या बोलते हैं उसे? क्षेत्र बोल सकते हैं, या शहर बोल सकते हैं, या कस्बा बोल सकते हैं। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। जो उस समय जो राजधानी थी वो कौन सी थी? जैसे तक्षशिला, उज्जैन जैसी प्रांतीय क्या थी? राजधानी थी। जैसे क्या होता है, मान लो कोई दूर क्षेत्र है, जैसे कोलकाता से दिल्ली, आपका जो भारत का हिस्सा था वो क्या था? इधर को मान लो कोलकाता बिल्कुल बंगाल की खाड़ी, उधर समझ लो, ऐसे समझ लो वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल कहाँ है और आपका भारत कितना बड़ा है? मतलब वो क्या था? बिल्कुल लास्ट में था। अब मान लो आंध्र प्रदेश का व्यक्ति है तो वो ट्रेन से क्या जाएगा? घूम के घूम के घूम के 4 दिन में क्या पहुंचेगा? वेस्ट बंगाल पहुंचेगा। अब मान लो अगर कोई वेस्ट बंगाल का व्यक्ति है, अगर दिल्ली आता है तो वो 2 दिन में दिल्ली आ जाएगा। 2 दिन में क्या आ जाएगा? वो कोलकाता, वहाँ से आंध्र प्रदेश में दिल्ली आ सकता है। तो जो भारत की राजधानी क्या की कन्वर्ट कर दी गई और उसको राजधानी क्या कर दिया गया? दिल्ली कर दिया गया। कोलकाता से दिल्ली कर दिया गया। तो दिल्ली क्या है?
मतलब बीचों बीच क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर ऐसे बीचों बीच क्षेत्र में समझ लो, ये आपके वहाँ से क्षेत्र क्या पड़ते हैं, नज़दीक पड़ते हैं। कोलकाता भी उतना पड़ता है, आंध्र प्रदेश भी उतना पड़ता है, और जो निकटीय राज्य हैं उनको और फायदा है। तो यही क्या होता था, जो नगरों को, जैसे तक्षशिला कहाँ पर, तक्षशिला और उज्जैन अलग अलग क्षेत्र है, तक्षशिला कहाँ पर है और उज्जैन कहाँ पर है। तो ऐसे क्या था, वहाँ का शासन करने के लिए वहाँ क्या स्थापित की जाती थी, राजधानी स्थापित की जाती थी। क्या किया जाता था, राजधानी स्थापित की जाती थी। वो राजधानी क्यों स्थापित की जाती थी, शासन व्यवस्था को देखने के लिए राजधानी स्थापित की जाती थी कि वहाँ की शासन व्यवस्था ठीक चल रही है, साम्राज्य का विस्तार हो रहा है, या मान लो वहाँ कोई गड़बड़ कर रहा है, या कोई दूसरा राजा आक्रमण करने की ओर है, या राज्य पर क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है। अरे चंद्रगुप्त मौर्य के समय तो आपने सुना होगा कि जो सिकंदर की सेना थी, सिकंदर क्या था, सिकंदर ने विश्व विजय क्या किया था, उसका विश्व विजय का उद्देश्य था। मगर जब भारत आते आते पता है उसको, जब पता पड़ा कि जो बिंदुसार, जो आपके घनानंद का जो शासन व्यवस्था उसको पता पड़ी, तो उसकी सेना डर के पीछे ही भाग गई थी। इतना सर्वशक्तिशाली था घनानंद, और उसका सर्वनाश किसने कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक के दादाजी ने उसका क्या कर दिया, सर्वनाश कर दिया। ये था उस समय की। तो यही था कि मौर्य साम्राज्य के भीतर क्या थे, छोटे छोटे प्रांत थे, इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। मतलब मान लो यहाँ से मेरा मतलब 10 किलोमीटर की रेंज में मेरी व्यवस्था ठीक है, तो वहाँ से क्या हुआ, 10 किलोमीटर रेंज के बाद दूसरा कोई व्यक्ति भेजूंगा मैं कि वहाँ देखो उसके, ऐसे समझ लो जैसे हम एक खेत में आलू बिनवा रहे हैं, आलू तो समझ तो यार ढेर बिनवाना है, ढेर बनवाना है, कटबीस अलग करवाना है, गुल्ली अलग करवाना है, और फ्रेश आलू अलग भरवाना है। अब मान लो मैं एक ही खेत में तो काम करा पाऊँगा, दूसरे खेत में तो नहीं लगा पाऊँगा। दूसरे खेत में जो व्यक्ति होंगे काम करेंगे वो अपना आराम भी करेंगे। अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो इधर की लेबर गड़बड़ करेगी, अगर मैं दूसरे खेत में जाऊँगा नहीं जाऊँगा तो उसकी कागे तो लेबर गड़बड़ करेगी। अगर मैं एक व्यक्ति, मान लो मैं 300 रुपये पे लेबर है, अब मैं एक व्यक्ति को 600 रुपये के लगा दूं कि तुझको आलू बिनवाना है, मतलब तुझको वहाँ पर जितने भी लेबर काम कर रही है उससे काम कराना है, तो कहेगा ना अरे यार मुझे 600 रुपये मिले हैं, इनको काम कराने में क्या दिक्कत है यार, मुझे तो बोलना ही है, कुछ मुझे करना थोड़ी है। तो ऐसा ही था। ऐसे ही क्या है, जो राजा किए जाते थे, अधिकारी किए जाते थे, इसी माध्यम से नियुक्त किए जाते थे। और ऐसे क्या किया जाता था, शासन व्यवस्था को देखा जाता था, और इसी कारण क्या की जाती थी, राजधानी स्थापित की गई थी। मैंने आपको बताया तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से क्या किया जाता था, शासन किया जाता था। कुछ हद तक क्या था कि पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। पाटलिपुत्र क्या, अरे पाटलिपुत्र क्या यार, पटना है वही पाटलिपुत्र है। पुराना नाम क्या था पटना का, पाटलिपुत्र था, रखा जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहाँ पर राजपाल बनाकर भेजा जाता था, लेकिन ऐसा लगता कि इन जगहों पर स्थानीय परंपरा और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्ग तथा नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर या और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर और पश्चिम कंबल के लिए, दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। नजराना क्या होता है तो मैं आपको बता दूँ, जो नजराना होता है वो क्या होता है, कर होता है, नियमित ढंग से इकट्ठा किया जाता है। भाई नजराना क्या होता है, अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता है। जैसे ऐसे नजराने विविध पदार्थ के रूप में प्राय जैसे ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे दे दे। मान लो
कोई पदार्थ है, मान लो हमें पत्थर की ज़रूरत है और हमारे साम्राज्य में वो क्षेत्र आता है या हमारे रेंज में वो क्षेत्र आता है, तो वहाँ से क्या होता था, पत्थर खुदवा दिया जाता था। तो ये क्या हो गया, नजराना हो गया। वहाँ की सेना, वहाँ की जो प्रजा भी, वो भी सहायता देती थी। जैसे मान लो आपके गांव में सरकारी नल लगे, मान लो कोई सरकारी नल ही नहीं था, पहली बार सरकारी नल लगे, तो एक तो गवर्नमेंट के जो सरकार द्वारा जो उसको बोरिंग करने वाले व्यक्ति आते हैं वो भी आते हैं ना। और कभी कभी हम जब कुछ नई चीज़ देखते हैं तो क्या होता है, अरे ये यार कैसे होगा, कैसे पानी देगा, ये कैसे होगा, क्या होता है, बैठे बैठे देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, सहायता भी कराते हैं हम लोग। अब तो क्या यार, समरसेबल हो गए, बटन दबाओ टन सीधे पानी आ गया। जिस समय सोचो जो कुआं थे, कुआं के बाद नल लगा होगा, तो सोचो कैसा महसूस हुआ होगा। जैसे जब टीवी नहीं थी, जब टीवी आई होगी तो कैसा हुआ होगा, अरे इस पर कैसे आएंगे, इस पर चित्र कैसे आएंगे, कोई बाहर तो नहीं निकल आएगा। ऐसा लगता है, नहीं लगता? ऐसा लगा होगा, नहीं लगा होगा? अरे नहीं लगा होगा तो अपने पूर्वजों से पूछना यार, ये बात रियल है। राजधानी में सम्राट मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। जो मेगास्थनीज था वो चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका क्या किया था, विवरण दिया था, और ये हम उसके विवरण में एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों को शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर पक्षी तोते का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने से पहले खासकर नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। क्या था, जो सम्राट अशोक था, अरे इतना बड़ा साम्राज्य विस्तृत कर दिया उसने, उसको डर तो ही होगा। अरे कितना भी सर्वशक्तिशाली सही, उसको जैसे कोई मान लो प्रधानमंत्री जी हैं या राष्ट्रपति जी हैं, ऐसे समझ लो। आपने देखा होगा जो आपने देखा होगा एकदम टसन में जो बॉडी गार्ड से आप देखते हो बैग सा होता है, वो क्या होता है, बैग नहीं होता है, वो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है कि कोई हमारे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पर क्या ना कर दे, कोई हमला ना कर दे। उससे क्या की जाती है, जैकेट बुलेट प्रूफ से क्या किया जाता है, उसकी सहायता की जाती है। जो बैग होती है वो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है वो, या बुलेट प्रूफ क्या है, बैग के अनुसार क्या होता है, जिससे जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है वो क्या करती है, हमारे प्रधानमंत्री क्या करती है, रक्षा करती है। तो वैसे क्या था, जो आपका जो सम्राट अशोक थे, जब बाहर निकलते थे तो स्त्रियां थी वो हथियारबंद थी कि मालूम नहीं पड़े कि हथियार है नहीं है। जो तोता थे वो प्रशिक्षित थे, वो देखते थे कुछ मामला तो कैसा, कोई मामला तो गड़बड़ नहीं है। और पेड़ों में क्या क्या किया जाता, तो जो पेड़ थे उनके द्वारा भी जो पेड़ पर तोते बिठाए जाते थे, मैंने आपको बता दिया, उसके द्वारा देखा जाता था कुछ आशंका तो नहीं है किसी की हमला की या कुछ गड़बड़ होने की आशंका तो नहीं है। और क्या था कि हथियारबंद महिलाएं रहती थी, मैंने ये भी आपको बता दिया। क्या होता था, राजा एक ही कमरे में 2 दिन नहीं सोता था, वो एक दिन दूसरे कमरे में, एक दिन दूसरे कमरे में, ऐसे करके सोता था। उसको डर था कहीं मेरी क्या नहीं कर दे, हत्या नहीं हो जाए। एक विशाल और खूबसूरत नगर है। ये विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 या 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से
बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। ये चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के बने बसेरे से घिरा है। राजा द्वारा खाना खाने के पहले खासकर लोग उस खाने को क्यों चखते थे, तो मैं आपको बता दूं क्यों चखते थे। क्यों इसीलिए चखते थे कि राजा को कोई जहर ना दे दे, इसीलिए उसको खाना खाने से पहले चखा जाता था कि उसमें कुछ तो गड़बड़ पदार्थ नहीं है, कुछ राजा को कुछ गड़बड़ तो नहीं है, या राजा के स्वास्थ्य को कुछ नुकसान तो नहीं दे। उसको क्या करते थे, उससे पहले राजा के या सम्राट के खाना खाने से पहले उसको उसके नौकर खाने को चखा करते थे। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दें। अशोक एक अनोखा सम्राट था। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि में हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख मैंने बताया आपको 13वें शिलालेख में बताया गया है। आपने एक अभिलेख में अशोक ने ये बात कही है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिए गए, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझ पर अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे बंदी बना दिए जाते हैं, जिसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं, कथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में क्या बना लिए जाते हैं, बंदी बना लिए जाते हैं, मारे जाते हैं और अपने प्रियजनों को क्या खो देते हैं। इसीलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है कि मैंने धर्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का क्या निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं ये अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें ये सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ। कलिंग युद्ध। कलिंग का युद्ध कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। किसका? जो उड़ीसा है, उड़ीसा का नाम ही क्या था? कलिंग था। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से विस्तृत हो गई और उन्हें निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। कौन? अशोक। अशोक का धर्म क्या था? अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा या किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चे को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही ये उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। ये बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ है। ये आप देख सकते हैं। कहाँ से मिली है? बिहार के रामपुरवा में मिली है। और ये क्या है? ये मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। ये उस समय की मूर्ति कला का क्या है? नमूना है। ये आप देख सकते हैं। उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे कि वे बुद्ध के उपदेशों से भी क्या वो प्रेरित थे। ऐसी कई समस्या थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। कई बार टकराव पैदा हो जाता, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार व पड़ोसियों के बीच झगड़े रहते थे। अशोक ने ये महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसीलिए उन्होंने धम्म महामत नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की और वे जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और
स्तंभों पर गुदवादी अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में क्या भेजे? राजदूत भेजे, दूत भेजे। उन्हें सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्हें मनुष्य व जानवरों की शिक्षाओं की क्या की व्यवस्था की। उन्होंने अपने दूत क्या भेजे धम्म प्रचार के लिए? तो सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में क्या भेजे? दूत भेजे थे। किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, धर्म के प्रचार के लिए, मानवता का प्रचार के लिए। अशोक अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं तो जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो ज़्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? ये हैं कि अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मण तथा श्रमणों को दान देना, अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे के धर्म की निंदा करना। दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई या दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए हर किसी को दूसरे के धर्म की प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक है। ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। यहाँ आप अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। अच्छा, ये है ब्राह्मी लिपि। आ, देवनागरी आ, बांग्ला आ, मलयालम आ, तमिल आ। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 साल पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवारों का निर्माण करवाया था। क्या किया था ये आप देख सकते हैं। चीन की दीवार है लगभग मौर्य साम्राज्य के उभरने से पहले, लगभग 2400 साल पहले, और वो दीवार आज भी है। चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का क्या निर्माण शुरू किया। इससे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इसे दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। ये दीवार लगभग 6400 किलोमीटर है। कितनी? मतलब 6500 किलोमीटर लंबी है। ये दीवार बनी है पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। लगभग 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए क्या बना हुआ है? एक बुर्ज बना हुआ है। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसा था? भिन्न था। अब आ जाओ क्वेश्चन पर। तुम कलिंग में रहती हो। तुम्हारे माँ बाप को युद्ध में कुछ काफ़ी दुख उठाने पड़े होंगे। अभी अशोक के दूत धम्म के नए विचारों को लेकर आए। आप अपने माता पिता और संदेश वाहक के बीच वार्तालाप। अच्छा, कुछ उपयोगी शब्द जैसे साम्राज्य, राजधानी, अधिकारी है, संदेश वाहक है, प्रांत है, धर्म है। ये तो थे आज का आपका अध्याय 7। और मैं आपको बता दूं इसके पूरे एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके लिए एक पार्ट में लेके आऊँगा जिससे कि आपको बार बार पढ़ना ना पड़े। और ये आपकी थी अध्याय 7वां।
तो साथियों ये कंप्लीट हो चुका है। साथियों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथियों अगर हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, जय भारत, जय हिंद।